22 जुलाई 2026 सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। एक वकील बेंच के सामने खड़ा है, उसके पास वीडियोस हैं 2 दिन पहले की, जब दिल्ली की सड़क पर स्टूडेंट्स पर लाठी चली थी। वो कहता है कल सुन लीजिए, स्टूडेंट्स हैं। और भारत के चीफ जस्टिस जवाब देते हैं हमें कोई वीडियोस नहीं देखना, अब 68 दिन पीछे चलिए। 15 मई 2026 वही अदालत, वही कुर्सी, वही जज। एक फ्रिवोलस पिटीशन सुनते हुए कमेंट आता है, ऐसे नौजवान जिन्हें काम नहीं मिलता वो तो मीडिया बन जाते हैं, सोशल मीडिया बन जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं और सब पर हमला करने लगते हैं। अगले दिन सीजीआई ने सफाई दी, कहते हैं मेरी बात फेक डिग्री वाले लोगों के लिए थी, देश के युवाओं के लिए नहीं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब वापस आज की डेट पर संसद का मॉनसून सेशन लगातार तीसरे दिन नहीं चल पा रहा। संसद में विपक्ष काले कपड़ों में, राहुल, प्रियंका, वेणुगोपाल, अखिलेश, धर्मेंद्र यादव, अवधेश प्रसाद। राज्यसभा दोपहर 12 बजे तक स्थगित। खड़गे बोलना शुरू करते हैं, शोर होता है। सभापति सीपी राधाकृष्णन सदन स्थगित कर देते हैं। लोकसभा 2 बजे तक स्थगित। किरण रिजिजू कहते हैं सरकार नीट पर चर्चा को तैयार है। प्रियंका गांधी बाहर आकर कहती हैं कि स्पीकर को सरकार से पूछना पड़ रहा है कि बहस हो सकती है या नहीं, और उनके शब्दों में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। 2:15 बजे के करीब संसद पूरे दिन के लिए स्थगित। दूसरी तरफ नड्डा और जितेंद्र सिंह वांगचुक से मिलते हैं। वांगचुक सफदरजंग से डिस्चार्ज हो चुके हैं। कांग्रेस केरल, जम्मू कश्मीर और असम में सड़क पर उतरी है। दिल्ली के 16 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। कोलकाता से सीआरपीएफ की 20 कंपनीज हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली भेजी गई हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को सड़क से घसीटा गया है। तो ये कहानी नीट की नहीं है, ये कहानी देखने की है, और देखने से इनकार करने की। इफ यू नो यू नो। अगले चैप्टर में हम स्पेकुलेशन की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन बिना डेटा के स्पेकुलेशन सिर्फ ज्योतिष है। तो पहले स्कोर बोर्ड देखते हैं। भारत में स्टूडेंट मूवमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? केस नंबर 1, नवनिर्माण आंदोलन, गुजरात, दिसंबर 1973। अहमदाबाद के एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में हॉस्टल के मेस बिल में 20% की बढ़ोतरी हुई। 20% खाने के बिल में। बच्चे भड़के, आंदोलन गुजरात भर में फैला। 9 फरवरी 1974 को मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। मार्च में विधानसभा भंग हुई। मेस बिल से मुख्यमंत्री के इस्तीफे देने तक करीब 2 महीने। केस 2, बिहार आंदोलन, मार्च 1974, पटना। छात्रों ने विधानसभा घेरी। अप्रैल में जयप्रकाश नारायण ने नेतृत्व संभाला। संपूर्ण क्रांति, जून 1975 में इमरजेंसी। मार्च 1977 में जनता पार्टी की सरकार। छात्र आंदोलन से सत्ता परिवर्तन तक 3 साल। केस 3, असम आंदोलन, 1979। एएसयू का छात्र आंदोलन, 6 साल। 15 अगस्त 1985 को असम समझौता। 14 अक्टूबर 1985 को असम गण परिषद बनी। दिसंबर 1985 में चुनाव जीत गई। प्रफुल्ल कुमार महंत 32-33 साल की उम्र में मुख्यमंत्री। पार्टी बनने से सरकार बनने तक करीब 2 महीने। केस 4, अन्ना हजारे 2011। अप्रैल 2011 जंतर मंतर, वही जंतर मंतर। नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी। दिसंबर 2013 में दिल्ली में 70 में से 28 सीट। फरवरी 2015 में 70 में से 67 सीट। आंदोलन से पहली सरकार तक करीब 2.5 साल। केस 5 और सबसे ताजा वाला, टीवी के, तमिलनाडु 2024 में एक नई पार्टी बनी। मई 2026 में तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। करीब 107 सीट। और कोलाथूर में खुद तत्कालीन मुख्यमंत्री एमके स्टालिन हार गए। 60 साल की द्रविड़ डुओपोली एक चुनाव में ध्वस्त। पार्टी बनने से सत्ता तक करीब 27 महीने। अब दूसरा पक्ष, यानी जो आंदोलन बिखर गए। 2012 का निर्भया आंदोलन, इंडिया गेट, वाटर कैनन, भारी जन समर्थन। रिजल्ट, एक कानून बदला, कोई पॉलिटिकल फॉर्मेशन नहीं हुई। 2019-2020 का सीएए एनआरसी आंदोलन, शाहीन बाग, महीनों, फिर एक महामारी, फिर दिल्ली की हिंसा, फिर मुकदमे, पॉलिटिकल कन्वर्जन। 2020 से 2021 का किसान आंदोलन, साल भर कानून वापस हुए। ये बड़ी जीत थी, लेकिन कोई किसान पार्टी नहीं बनी। और 2022 में पंजाब का चुनाव किसी और ने जीता। 3 चीजें अलग करती हैं जीतने वाले आंदोलन को। पहला, आंदोलन को एक ऐसी जगह चाहिए जहां वो चुनाव लड़ सके। गुजरात, बिहार, असम, दिल्ली, तमिलनाडु।
सबके पास एक ज्योग्राफिकल बेस था, सीएए आंदोलन के पास नहीं था। 2, आंदोलन को एक ऐसी मांग चाहिए जो पूरी हो सके या ऐसा दुश्मन जो हार सके। मेस बिल घट सकता था, चिमन भाई गिर सकते थे, सिस्टम बदलो नहीं गिर सकता था। 3, आंदोलन को लीडरशिप का ट्रांजिशन चाहिए, एएसयू से एजीपी, अन्ना से केजरीवाल। आंदोलन का नेता और पार्टी का नेता एक होना जरूरी नहीं, लेकिन ट्रांजिशन होना जरूरी है। अब इन तीनों पॉइंट्स पर सीजेपी को नाप लीजिए। बेस कोई नहीं, आंदोलन दिल्ली सेंट्रिक है, सपोर्ट देशव्यापी है, लेकिन कोई एक राज्य नहीं है जहां ये चुनाव जीत सके। मांग एक मंत्री का इस्तीफा जो पूरी हो सकती है, लेकिन जिसे सरकार पूरी नहीं कर रही। सीजेपी खुद कहती है कि उसका कोई इलेक्टोरल एम्बिशन नहीं है। तो आगे क्या होगा? 5 चीजों की संभावनाएं हैं। 1, सरकार झुकेगी नहीं, संभावना सबसे ज्यादा। द फेडरल के एनालिसिस में एक आंकड़ा है, करीब 12 साल की इस सरकार में किसी सार्वजनिक जवाबदेही की मांग पर एक भी केंद्र मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। राफेल पर नहीं, नीरव मोदी पीएनबी पर नहीं, पेगासस पर नहीं, लखीमपुर खीरी 2021 में जब एक केंद्र मंत्री के बेटे का नाम किसानों की मौत में आया तब भी नहीं। वो मंत्री 3 साल और मंत्री रहे और तब हटे जब 2024 में उनकी सीट चली गई। पॉलिटिकल साइंस में इसे कमिटमेंट स्ट्रैटेजी कहते हैं। आप एक बार झुक गए तो हर आंदोलन को पता चल जाता है कि दबाव का दरवाजा कहाँ है। बार्गेनिंग थ्योरी का बुनियादी सिद्धांत क्या कहता है? यही कि वो पक्ष जीतता है जो विश्वसनीय तरीके से दिखा दे कि वो झुक ही नहीं सकता। और यहाँ आयरनी देखिए, 2012 में यही पार्टी विपक्ष में थी और कोयला आवंटन पर तत्कालीन प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगते हुए कई दिन संसद ठप कर चुकी है। उसने ए राजा का इस्तीफा तक पीछा किया, अशोक चव्हाण को हटवाया। इस्तीफा जवाबदेही का औजार था, फिर भी औजार सेफ में लॉक कर दिया गया। तो इस पहले रास्ते पर आगे क्या दिखेगा? प्रधान बने रहेंगे, सरकार नीच पर चर्चा को तैयार होने का प्रस्ताव दोहराती रहेगी, विपक्ष पुलिस एक्शन पर चर्चा मांगता रहेगा और दोनों के बीच का फर्क ही पूरा पार्लियामेंट सेशन खा जाएगा। 13 अगस्त को सेशन खत्म होगा और सड़क का दबाव अपने आप ठंडा होने लगेगा। दूसरा, संस्था की बलि, मंत्री की नहीं। संभावना बहुत ज्यादा और शायद ये पहले से तैयार है। ये इस सरकार की सबसे भरोसेमंद प्लेबुक है और इसका प्रेसिडेंट बिल्कुल इसी एग्जाम का है। 2024 के नीट विवाद के बाद क्या हुआ था? मंत्री नहीं गए, लेकिन पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट नोटिफाई हुआ। एनटीए के सुधार के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनी, एनटीए के महानिदेशक बदले गए, यानी एजेंसी को दोषी बनाओ, कानून को कड़ा करो, लेकिन कुर्सी बचाओ। अब 2026 में ठीक वही ढांचा उपलब्ध है और इससे भी ज्यादा दिलचस्प ये है कि इसी मॉनसून सेशन के लिस्ट में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक पड़ा हुआ है, जो यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को हटाकर एक अकेला हायर एजुकेशन रेगुलेटर बनाने का प्रस्ताव है। सोचिए, जिस सेशन में बाहर बच्चे एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ पिट रहे हैं, उसी सेशन में अंदर एजुकेशन रेगुलेशन का पूरा ढांचा बदलने वाला विधेयक पेंडिंग है। अगर सरकार को इस आंदोलन से बाहर निकलने का रास्ता बनाना है तो वो रास्ता यही है, एनटीए की पूरी रीस्ट्रक्चरिंग, एक नया एग्जाम इंटीग्रिटी फ्रेमवर्क, शायद एक कमीशन, मुआवजा चुपचाप बिना उसे मांग मानना कहे, स्टूडेंट्स पर दर्ज कुछ मुकदमे चुपचाप वापस। लेकिन इस्तीफा नहीं। तो इस पहले रास्ते पर आगे क्या दिखेगा? अगर अगले 10 दिनों में एनटीए या एग्जाम रिफॉर्म पर कोई बड़ा अनाउंसमेंट आता है तो समझ लीजिए कि सरकार ने दूसरा रास्ता चुन लिया है और वो एक तरह की जीत है, भले ही आंदोलन को वो जीत जैसी ना लगे। 3, आंदोलन अपनी ही वजन से टूटेगा, संभावना ज्यादा और खतरा सरकार से नहीं, अंदर से है। पिछले 3 दिन में सीजीपी के अंदर 3 दरारें दिख चुकी हैं। दरार 1, लीडरशिप वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन। अल जजीरा की रिपोर्टिंग के अनुसार कुछ स्टूडेंट्स अब आंदोलन के डिसेंट्रलाइजेशन की मांग कर रहे हैं ताकि जवाबदेही की मांग सीजेपी से आगे जाए। एनालिस्ट्स का कहना है कि इस भीड़ के आकार को देखते हुए नेतृत्व की विश्वसनीयता बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है और ठीक इसीलिए इस हफ्ते ब्रूस ली ट्रेंड कर रहे हैं। बी वाटर हांगकांग के 2019 आंदोलन का वो रूपक जिसका मतलब था कोई नेता नहीं,
कोई स्थायी ठिकाना नहीं, सिर्फ बहाव, पानी। अब बी वाटर का फायदा यह है कि जिसे पकड़ नहीं सकते उसे तोड़ भी नहीं सकते। बी वाटर का नुकसान ये है कि जिसे पकड़ नहीं सकते उससे बातचीत भी नहीं हो सकती, और सरकार तो क्या कोई भी पानी पर दस्तखत नहीं कर सकता, नहीं करेगा। हांगकांग 2019 इस दुविधा का सबसे साफ नतीजा है। वो आंदोलन तोड़ा नहीं जा सका, जीता भी नहीं। दरार 2, मैसेज डिसिप्लिन। एक प्रवक्ता को डीपली इनसेंसिटिव वीडियोस के लिए हटाया गया। जब कोई मूवमेंट मीम से बनी हो तो हर मेंबर एक स्पोक्सपर्सन होता है, और मीम का सबसे कमजोर पहलू यही है कि उसमें ब्रेक नहीं होता। दरार 3, और ये सबसे घातक है, विपक्ष का गले लगाना। सीजेपी की पूरी ताकत एक ही चीज में थी, वो किसी की नहीं थी। लेकिन 21 जुलाई को कांग्रेस प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठी। आज विपक्ष काले कपड़े में संसद में है, सपा साथ है, वामपंथी छात्र संगठन पहले से मौजूद है। अब सरकार के पास एक फ्रेमिंग तैयार है, ये स्टूडेंट्स का आंदोलन नहीं, विपक्ष का आंदोलन है। और जिस दिन ये फ्रेमिंग चिपक जाएगी उस दिन वो लाखों बच्चे जो ना कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के, धीरे धीरे पीछे हट जाएंगे, क्योंकि वो एक सिस्टम के खिलाफ आए थे, किसी पार्टी के लिए नहीं। रॉबर्ट मिशेल्स ने 1911 में जिसे आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की कहा था, वो यही है। हर संगठन चाहे कितना भी लोकतांत्रिक इरादे से शुरू हो, आखिर में कुछ लोगों के हाथ में चला जाता है। और आंदोलन जब पार्टी के हाथ में जाता है तो वो आंदोलन नहीं, कैंपेन बन जाता है। आंदोलन तब नहीं मरता जब सरकार उसे कुचल दे, वो तब मरता है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी उसे गोद ले ले। रास्ता 4, दमन बढ़ेगा। संभावना मध्यम से ज्यादा, और पहले से शुरू है। सिग्नल्स गिनिए: 6 एफआईआर, 20 सीआरपीएफ कंपनीज एयरलिफ्ट, 16 मेट्रो स्टेशन, सेक्शन 163 के आदेश, 20 जुलाई को सेंट्रल दिल्ली में इंटरनेट बैन। और सबसे बड़ा प्रेसिडेंट खुद इस कहानी के अंदर है, सोनम वांगचुक। 2025 में लेह की गोलीबारी के बाद एनएसए के तहत हिरासत में लिए गए थे और जोधपुर जेल में रहे थे। 2026 में जाकर रिहा हुए। यानी इस आंदोलन का सबसे नैतिक चेहरा वो आदमी है जिस पर सरकार पहले नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा चुकी है। अगर सड़क अगस्त तक नहीं हटी तो आगे क्या दिख सकता है? एफआईआर की तादाद बढ़ेगी, कॉन्स्पिरेसी वाली धाराएं जुड़ेंगी, फंडिंग की जांच शुरू होगी, कुछ ऑर्गेनाइजर्स की गिरफ्तारियां होंगी और आंदोलन का नैरेटिव स्टूडेंट से हटकर इन्वेस्टिगेशन पर चला जाएगा। ये तरीका काम करता है। 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े मुकदमे को देख लीजिए। बहुत सारे लोग सालों बिना ट्रायल के अंदर रहे, आरोप अभी अदालत में है, फैसला नहीं हुआ, लेकिन सजा ही प्रक्रिया बन गई है। लेकिन इसका उल्टा असर भी उतना ही तय है और इसे स्ट्रेसेंट इफेक्ट कहते हैं। जो चीज आप दबाते हैं वो और दिखने लगती है। सीजेपी का एक्स अकाउंट में रोका गया था, उसके बाद आंदोलन 10 राज्यों में फैला। हर लाठी एक फोटो बनाती है और हर फोटो एक नया प्रोटेस्टर। रास्ता 5 की चुनावी ताकत बन जाए। संभावना कम से कम इस साल, लेकिन शून्य नहीं। सीजेपी कहती है उसकी कोई चुनावी महत्वाकांक्षा नहीं और ईसीआई में रजिस्टर्ड भी नहीं है। लेकिन आंदोलन जो कहते हैं और आंदोलन जो बनते हैं उनमें अक्सर फर्क होता है। अन्ना हजारे भी कहते थे कि आंदोलन राजनीति में नहीं जाएगा। तो कैलेंडर देखिए, अगला बड़ा इम्तिहान उत्तर प्रदेश 2027, करीब 7-8 महीने दूर। साथ में पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, फिर गुजरात और हिमाचल 2027 के आखिर में, फिर लोकसभा 2029 और अब वो डेटा जो इस पूरे विश्लेषण की जड़ है। आउटलुक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की करीब 65% आबादी 35 साल से नीचे है। PLFS की 2025 की सालाना रिपोर्ट जो मार्च 2026 में आई, उसके अकॉर्डिंग कुल बेरोजगारी दर 3.1% है। सुनने में शानदार, लेकिन 15 से 29 साल वालों में यही दर 9.9% है। शहरी युवाओं में 13.6% और ग्रेजुएट्स में 11.2%, यानी राष्ट्रीय औसत से 3 गुना से भी ज्यादा। इस देश में जितना आप पढ़ते हैं, बेरोजगारी का खतरा उतना बढ़ता है और यही है वो असली आग जिस पर नीट सिर्फ चिंगारी है। अब टीवीके का एग्जाम्पल दोबारा याद कीजिए। 2024 में बनी 2026 में तमिलनाडु से सबसे बड़ी पार्टी, 27 महीने। तो इस पीओवी से देखा जाए तो सीजेपी के पास वक्त है, लेकिन व्यवहारिक रूप से उसके पास वो चीजें नहीं हैं जो टीवीके के पास थी। एक स्टार, एक राज्य, एक कैडर और पैसा। सबसे रियलिस्टिक सिनेरियो ये नहीं है कि सीजेपी चुनाव लड़े,
ये है कि सीजेपी का गुस्सा किसी और की सीट में बदल जाए। 2011 के आंदोलन का सबसे बड़ा फायदा आपको हुआ, लेकिन उससे भी बड़ा फायदा 2014 में उस पार्टी को हुआ जो उस वक्त विपक्ष में थी। आंदोलन ने माहौल बनाया, फसल किसी और ने काटी। अगर सीजेपी इलेक्टोरल नहीं बनती तो 2027 में उत्तर प्रदेश के नौजवान वोट का फायदा किसे मिलेगा? यही असली सवाल है और यही वजह है कि अखिलेश यादव 21 जुलाई को उस सड़क पर थे। 22 लाख बच्चे एक एग्जाम देते हैं। एमबीबीएस की सीटें उसके एक छोटे से हिस्से के बराबर है, यानी डिजाइन में ही तय कर दिया कि ज्यादातर हारेंगे। फिर भी हर साल 22 लाख परिवार अपनी सारी जमा पूंजी उस दरवाजे पर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम भारत का असली धर्म है। ये अकेली संस्था बची है जिस पर मध्य वर्ग को अब भी भरोसा था। सिफारिश नहीं चलेगी, जात नहीं देखी जाएगी, बाप का नाम नहीं पूछा जाएगा, बस आंसर शीट देखी जाएगी। मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक लेजिटिमेसी की ये जो परिभाषा दी थी, उसका मूल यही था। नियम व्यक्ति से बड़े होंगे, इम्पर्सनल होंगे और इसीलिए भरोसेमंद होंगे। पेपर लीक उस भरोसे को नहीं तोड़ता, बल्कि वो उस धर्म को ही नास्तिक बना देता है। क्योंकि लीक का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि किसी को जवाब पहले मिल गए। लीक का मतलब ये है कि उस कमरे में जो बच्चा ईमानदारी से बैठा था वो बेवकूफ था। और जब एक पूरी जनरेशन को ये पता चलता है कि ईमानदारी बेवकूफ़ी थी, तो जो पैदा होता है उसका नाम गुस्सा नहीं होता, उसका नाम होता है अवमानना। अगले 30 दिन में क्या क्या होगा, प्रेडिक्शन का सबसे ईमानदार तरीका प्रेडिक्शन नहीं है, चेकलिस्ट है। तो ये रही चेकलिस्ट। इसमें से जितने ज्यादा टिक होंगे आंदोलन उतना आगे जाएगा। 13 अगस्त मॉनसून सेशन खत्म होने की तारीख, 17 और बैठकें बाकी हैं। अगर सदन चलना शुरू हो गया और नीट पेपर पर चर्चा हो गई तो विपक्ष के पास सड़क पर रहने की वजह कम हो जाएगी। अगर पूरा सेशन वॉश आउट हुआ तो सरकार पर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि इस सेशन में उसे 130वें संविधान संशोधन जैसा भारी काम करना है, जिसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए। दूसरा, दिल्ली से बाहर क्या भीड़ पटना, लखनऊ, जयपुर, कोटा, हैदराबाद में उतरती है? कोचिंग टाउन्स में अगर कोटा और सीकर उतरे तो ये अलग खेल हो जाएगा। अगर नहीं तो ये किसी अखबार के दिल्ली एडिशन की सिटी स्टोरी बनकर रह जाएगी। तीसरा, गठबंधन में दरार, सबसे बड़ा सिंगल इंडिकेटर। क्या एनडीए का कोई सहयोगी बच्चों के पक्ष में बोलता है? इस सेशन की पॉलिटिकल अर्थमेटिक पहले से ही हिली हुई है। टीएमसी और शिवसेना यूबीटी में टूट की खबरें हैं और महाराष्ट्र में एनसीपी को लेकर भी अटकलें हैं। अगर किसी सहयोगी ने प्रधान का इस्तीफा मांगा तो खेल पलट जाएगा। चौथा, रीशफल। इस्तीफा नहीं होगा, लेकिन क्या अगले कुछ हफ्तों में एक कोट अनकोट रूटीन मंत्रिमंडल फेरबदल होता है जिसमें एक विभाग बदल जाता है? यही इस्तीफे का इंडियन वर्जन है। फिफ्थ, अदालत। आज अर्जेंट लिस्टिंग से इनकार हुआ, लेकिन इनकार का मतलब खारिज करना नहीं है। देखिए कि याचिका सामान्य क्रम में कब लगती है और एनएचआरसी या कोई राज्य आयोग नोटिस जारी करता है या नहीं। 6 मुकदमे, 6 एफआईआर। अगर ये आंकड़ा 60 हुआ या कॉन्स्पिरेसी और फंडिंग वाली जांच शुरू हुई तो समझ लीजिए कि सरकार ने रास्ता 4 चुन लिया है। 7 वांगचुक। वो अस्पताल से बाहर आ चुके हैं और कह चुके हैं कि जो हुआ उसे देखने के बाद वो दोबारा अनशन पर बैठ सकते हैं। उनकी सेहत इस पूरे आंदोलन का सबसे अस्थिर वेरिएबल है और सबसे खतरनाक भी, क्योंकि अगर उन्हें कुछ हुआ तो ये कहानी एग्जाम की नहीं रहेगी। 8 दीपके। क्या वो नेता रहते हैं या आंदोलन उन्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाता है? बी वाटर का असली टेस्ट यही है। 68 दिन पहले एक अदालत ने कहा था कि कुछ नौजवान कीड़े जैसे हैं। आज उसी अदालत ने कहा कि कोई वीडियो नहीं देखना। बीच में क्या हुआ? बीच में एक पूरी जनरेशन ने वो नाम उठा लिया जो उसे गाली के तौर पर दिया गया था, उसे झंडे पर लिख दिया और संसद के दरवाजे तक ले गई। अब आगे क्या होगा? इसका सबसे ईमानदार जवाब ये है, शायद कुछ नहीं। शायद प्रधान नहीं जाएंगे, शायद 13 अगस्त को सेशन खत्म होगा, बारिश आएगी, बच्चे वापस अपने हॉस्टल जाएंगे और अगले साल कोई और एग्जाम लीक होगा। स्टैटिस्टिकली यही सबसे संभावित नतीजा है।
लेकिन इतिहास स्टैटिस्टिक से नहीं चलता। 1973 में किसी ने नहीं सोचा था कि हॉस्टल के खाने के बिल से एक मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी। 1979 में किसी ने नहीं सोचा था कि छात्र संगठन 6 साल बाद राज्य सरकार बना लेगा। 2011 में किसी ने नहीं सोचा था कि जंतर मंतर का एक अनशन 2 साल में दिल्ली की सत्ता बदल देगा। और 2024 में बहुत कम लोगों ने सोचा था कि एक नई पार्टी 2026 में द्रविड़ राजनीति के 60 साल तोड़ देगी। हर बार बाद में सब यही कहते हैं, ये तो दिख रहा था। फिर रेट्रोस्पेक्टिवली पहले किसी को नहीं दिखता। फैज की एक नज्म है जिसका नाम अपने आप में ही चेतावनी है, हम देखेंगे। उसका पूरा तर्क यही है कि इंतजार करने वालों के पास आखिरी हथियार सिर्फ एक होता है, गवाही। देखते रहना, याद रखना। और आज सुबह देश की सबसे ऊंची अदालत ने कहा कि वो देखना नहीं चाहती। तो अब देखने का काम किसका है? हमारा, आपका, उन सब का जिन्होंने कभी किसी एग्जाम हॉल में बैठकर सोचा था कि यहाँ कम से कम इंसाफ होगा। क्योंकि जिस दिन कोई भी देखना बंद कर देता है, सत्ता उसी दिन जीत जाती है। और देखना सिर्फ स्क्रीन पर नहीं होता, कुछ चीजें देखने के लिए निकलना पड़ता है। 24 जुलाई को हम लेकर आ रहे हैं अपनी अब तक की सबसे बड़ी ग्राउंड डॉक्यूमेंट्री गंगा पर। गौमुख से हरिद्वार तक एक ऐसी यात्रा जिसने हमें कुछ सवालों के जवाब दिए और कई नए सवाल थमा दिए। देखते रहिए सिंगाबाद।